अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वार्म वेलकम। बनफ्से नफीस आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। दिस सेंटिमेंट इज रेसिप्रोकेटेड। बट आई एक्सपेक्ट कि खबरें भी आप हमें कुछ ऐसी ही देंगे जिसपे हम गर्मा गर्म तबसरा भी कर सकें और हमें चिड़िया की कुछ इनसाइट भी मिल सके। हमेशा होता है ऐसे। हाँ, आपकी वापसी काफ़ी अरसे बाद हुई है ना। हम फेस टू फेस काफ़ी अरसे के बाद बैठे हैं और फिर जहाँ से आप यात्रा करके आ रहे हैं वहाँ से हम क्योंकि और भी बहुत से विजिट्स हुए हैं तो इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि आप हमें बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। इससे पहले भी जो जो आप बताते रहे हैं, ट्यूनिंग तो वैसे ही हो रही है हमारे सियासी हालात की, लेकिन कुछ अजीबोगरीब मामला है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, खुसूसन एक पॉलिटिकल पार्टी में। अब वो आप कहीं पीटीआई ना समझिएगा, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून ही है और मईशत के हवाले से जो जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही पलड़े में डाले जा रहे हैं, उन्होंने ही इसका हिसाब देना है। ये बात समझ नहीं आती कि जब आप भी बात करते हैं कि पीडीएम ने अब कंट्रोल ले लिया है, हुकूमत स्टेबल होने जा रही है, इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं और ये कि इकोनॉमी भी अब हमारी सेट हो रही है। हमने देखा डॉलर जो है वो पीछे जाना शुरू हुआ, रुपया तगड़ा होना शुरू हुआ, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हुई, खबरें यहाँ गर्म हुई कि अब तो तेल सस्ता होने जा रहा है। अचानक 6 रुपये से ज़ायद पेट्रोल बढ़ा के तो अवाम की एलगार को गुस्से को दावत दे दी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी सामने आए कि इसकी ये वजह है, हमने ज़ाहिर प्रीवियस जो डॉलर प्राइस थी उसके ऊपर परचेज़ की हुई थी, फिर ये ओगरा करता है रेगुलेट, यानी उनको भी शायद ओगरा नहीं बताया कि हम ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं ये वो समझा नहीं सके। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, चले इजाफा हो गया, उसमें वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको भी मान लेते हैं कैसे हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी साहब और MQM इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कंसल्टेशन के बगैर, मुशावरत के बगैर इत्तेहादी हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। उनको इन्वॉल्व करना ही मुनासिब नहीं समझा। इतनी गैर जिम्मेदारी सेठी साहब? नहीं, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी है और पूरा फुली बैक किया है मिफ्ता इस्माइल को। ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये मिफ्ता इस्माइल के फ़ैसले नहीं हैं, ये काबीना के फ़ैसले हैं और काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है। अब ये जरदारी साहब का ये कहना कि जी ये जो हो रहा है हम इत्तेफाक नहीं है, ये है वो है, तो ये मुनासिब नहीं है। बिकॉज़ ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये PDM की है और शहबाज शरीफ साहब की है। अगर कोई इशू है तो फिर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें और अगर कोई और इशू है तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें। ये क्या बात हुई कि हुकूमत एक फ़ैसला करती है, हुकूमत को बैठाने वाले जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हैं और उसके बाद जाके ये तनकीद शुरू हो जाती है। आपको ये नई चीज़ तो नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जरदारी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थे कि ये गवर्नमेंट को रहना चाहिए जी। नवाज शरीफ साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि नहीं रहना चाहिए शुरू में, इसी वजह से कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये कीमतें वीमतें बढ़ाना और उसके बाद इलेक्शन में जाना ये मुनासिब नहीं है, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये केयर टेकर्स को कर लेने दें। मगर फिर ये ऐसे नहीं हुआ, आखिर में गवर्नमेंट रह गई और फिर ये कहा गया कि अब और कुछ चारा नहीं है क्योंकि इमरान खान ने हमें धमकी दी थी तो रहना पड़ा। तो अगर रहना पड़ा तो फिर ये IMF का प्रोग्राम तो करना है ना, यही तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो रहें और IMF का प्रोग्राम करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। और मिफ्ता इस्माइल तो काफ़ी अरसे से ये कहते जा रहे हैं कि मुझे एहसास है इस बात का कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आवाम पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है, मगर नेशनल इंटरेस्ट में हमने कुछ वो भी काम करने हैं और कुछ कुर्बानियाँ देनी है और सारी काबीना उनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब इश्यूज़ आपने जो खड़े किए हैं कि जी कीमतें बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये इमरान खान के ज़माने में भी ये IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी दो चीज़ों पे हुई थी। पेट्रोल प्राइसेस एक झटके में कितनी बढ़ानी है और उसके बाद पेट्रोलियम लेवी जो है वो किस स्टेज पे बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है। इमरान खान साहब की जो काबीना थी उन्होंने एग्री किया था कि
30 रुपये पेट्रोलियम लेवी होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, 4-4 रुपये करके बढ़ा देंगे। इन्होंने जो अग्रीमेंट की है IMF के साथ, वह 50 रुपये बढ़ानी है पेट्रोलियम लेवी। इसलिए फिर ये अब झटकों में कर रहे हैं, 10-10 रुपये करके कर रहे हैं। एक ज़माने में ये भी था कि 20 रुपये करेंगे, फिर पीछे हटे और ये वो। तो ये तो जो IMF के साथ डील हुई है, जिसके डिटेल्स जो हैं वो अब जब ये पैसे रिलीज़ होंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया था पहले दिन से। अब आपने जो बात कही कि जी वो वादा ये था कि कुछ गिरेंगी कीमतें वगैरह, तो जो इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही थी। ओगरा का काम क्या है? ओगरा का काम यही है कि उनका ये काम है कि डेटा इकट्ठा करके कि किस कीमत पे तेल आया, किस कीमत पे लोड हुआ वगैरह वगैरह, और उसके कितने खर्चे हुए, उस वक्त जब पेमेंट वक्त आया ख़रीदने का तो क्या रुपए का रेट था, और जब पैसे देने गए तो क्या रुपए का रेट था, एंड सो ऑन। तो ये अप एंड डाउन तो रहेगा, मगर जो IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप ही की है। तो अब ये जो है ना कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं और उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो एक बेस लेवल पे पहले लाना है, उसके बाद फिर आगे देखना है कि कम होना है या बढ़ना है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है वो इंडिया से भी कम है और बहुत से ममालिक जो हैं उन सब से बहुत कम है। तो ये तो अब होना ही था। सवाल जो है वो सियासी है कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्यों ये इशारा है कि हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम दूर होना चाह रहे हैं इससे। और मरीम नवाज़ ने उसका बरमला इजहार कर दिया, तो ये तो नून में से शीन और मीम निकलने की बातें ये खुद सच करें। हाँ, ये देखिए ना, अब यही सियासत होती है कि एक तरफ एक हुकूमत है जिसमें सारा बोझ जो है वो नून ने उठाया हुआ है, और जब वक्त आता है तो जरदारी साहब के नारा मार जाते हैं। और अभी तक वहाँ के जो काबीना में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक मिनिस्टर्स ने भी मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ट्वीट शीट नहीं की या कोई बयान नहीं दिया, चुप करके बैठे हुए हैं, कहते हैं जी कौड़ा कूट कर लो जो करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बयान आया है ये जरदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, ये बयान के माने ये हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम इस हुकूमत में हैं और हम मुल्क को चला रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। आपने देखा ये जो ट्वीट आई है मरियम की, उसके अंदर ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट की कोई मजबूरी होगी मगर हम मुझसे दूर होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये उनका उठ के चले गए मीटिंग छोड़ के, लेकिन ये अच्छा मैसेज जाएगा पॉलिटिकली। देखिए ये पॉलिटिकली तो अच्छा मैसेज है, हाँ। उसकी वजह यह है कि इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ग्राउंड में सिचुएशन ये है कि इस हुकूमत की सपोर्ट नून लीग के अंदर रैंक एंड फाइल में बहुत कम है और गिरती जा रही है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का जो गुड्डी उड़ी हुई थी ना, वो अब गुड्डी अड़ गई है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बंदा अब नवाज शरीफ साहब को लंदन मिलने जाता है, अच्छा, और ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, हर बंदा उनको दो बातें कहता है। एक ये कि जी PDM की गवर्नमेंट जी साड़ी गवर्नमेंट है, इन्हें मरवाता सानू, इलेक्शन में जाना इन हालात में बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और इमरान खान दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है। दूसरा ये कि जी आपका वापस आना और मरियम को और इख्तियार देना ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ यूथ जो है वो मरियम के साथ निकल सकता है, और जो पुराने लोग हैं वो आपको तस्लीम करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपके साथ हैं, और वोट आपका है। तो जब तक आप नहीं निकलेंगे बाहर और मरियम जो है वो कमांड नहीं लेगी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम गिरते ही जाएंगे। ये उनको पैगाम हर रोज़ हर MNA MP आके देता है। अच्छा, और ये इसके बाद ज़ाहिर है आप खुद ही सोचें, तो फिर ये भी लोग कहते होंगे कि सर तुसी तो कोई बयान दो ना, देखो ना वो लोग तो ये समझ रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा। आप, हमें तो पता कि आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट से फारग हो जाएं, हम ये जिम्मेदारी ना लें, ये बोझ ना डालें अवाम के ऊपर, और आप तो अवामी आदमी हैं, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो गया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने डायरेक्ट बात तो नहीं कही, मगर मरियम के ज़रिए उन्होंने ये बात कहलवाई है कि मैं खुश नहीं हूँ, मगर कुछ मजबूरियाँ हैं हुकूमत की, मगर मैं खुश नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक उनका है, लोग इस हुकूमत को तो नहीं माफ़ करेंगे मगर मियाँ साहब के बारे में उनके फिर भी ख्यालात अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको दर्द है इस बात की कि अवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू, मगर
इसमें हकीकत भी ये है कि पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहेंगे कि अवाम के ऊपर कोई बोझ पड़े। इसीलिए जरदारी साहब ने पहले तो मरीम की तरफ से ये बात आई ना, फिर जरदारी साहब को किसी ने कहा होगा सर जी तुसी भी करो, नहीं तो वो कहेंगे जी कि वो मियाँ साहब नंबर लगवा रहे हैं अवाम के नाल। तो फिर जरदारी साहब ने भी कहा भी एक चाल हमारी भी आई कि मैं भी खुश नहीं हूँ, मिफ्ता हमें कंसल्ट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। दरअसल मिफ्ता जरदारी साहब को कंसल्ट नहीं करता, मगर कैबिनेट के अंदर तो जरदारी साहब के लोग बैठे हैं ना, वहाँ तो ये जो कहना चाहें ये कह सकते हैं ना। मगर ख्वाजा आसिफ ने ये वाजे कर दिया कि सारी काबीना और प्राइम मिनिस्टर का ये 100% बैकिंग है टू मिफ्ता इस्माइल, और सारी कैबिनेट के अंदर ये फैसले होते हैं। नहीं तो नवाज शरीफ साहब भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के, हमारे वज़ीर आज़म के, वो शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ से एफर्ट ही कर रहे हैं, जिसको आपने भी कहा कि ये ठीक है कैलकुलेशन वाइज बेसिक लेवल पे उन्होंने लाना है, उसको सेट करना है प्राइस को। तो वो शेख उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई साहब और उनकी साहिबजादी इस लेवल पे ये बात कर रहे हैं, या ये गुड कॉप बैड कॉप बाहमी अंडरस्टैंडिंग से खेल? नहीं देखिए, अच्छा गुड कॉप बैड कॉप मेरा ख्याल है ये जो आपने एग्जांपल दिया है डजंट रियली वर्क। पॉलिटिक्स में मजबूरियां हैं इनकी। इन्होंने जब ये फ़ैसला किया था ना कि हमने रहना है और कुछ करना है, तो उस वक़्त वो एक फ़ैसला था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वो गलत फ़ैसला। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे, मगर अब फ़ैसला हो गया, और उस आखिरी फ़ैसले के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब ने भी मजबूरी में आके हामी भरी, जबकि इमरान खान ने ये धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ और मैं आके निकालता हूँ आपको। उसके बाद ये जाना तो मुनासिब नहीं था ना, तो लोगों ने कहना था इमरान ने निकाल दिया इनको। अच्छा। तो पर अब वो गले फंदा जो है ना वो गले पड़ा हुआ है, और अब ये IMF का प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। ये अब इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, और ना ही मिफ्ता इस्माइल को चेंज कर सकते हैं हाफ वे डाउन द रूट। ये नहीं हो सकता कि मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो जाए और ये जो कुछ प्रोग्राम चल रहा है इसको फिर से रिव्यू में डाला जाए। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी IMF के साथ कि ये जो प्रोग्राम है, जिन लोगों ने साइन किया दे हैव टू स्टे ऑन बोर्ड, और इसको निचोड़ तक पहुंचाएं इसको। और ये जो सारी बातें हो रही हैं ना कि इसाक डार साहब वापस आने वाले हैं, आ रहे हैं, और आके फिर वो फ़ौरन ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, मेरा ख्याल है वो भी इस वक्त प्री मेच्योर किस्म की थिंकिंग है। पहली बात तो ये है कि वो शायद इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे। अच्छा। पहले यही था ना कि जुलाई में तो अब ये एंड ऑफ अगस्त हो गया है, फिर अगली दफ़ा एंड ऑफ सितंबर भी हो सकता है। देखिए तब तक मियाँ साहब ने आना है, तब तक मियाँ साहब ने आना है। अब मियाँ साहब का बातें हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना, ये भी हो सकता है अगले साल का सितंबर हो, पता नहीं। अब ये मैं तो नहीं कह सकता। बात यह है कि डार साहब को कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी ना कि वो आ जाएँ वापस, और बहुत से वादे होते हैं एक भाई से दूसरे भाई, और वो शायद समटाइम्स निभाए भी नहीं जाते क्योंकि नई मजबूरी आ जाती है। अच्छा, लेकिन आपने कहा मिफ्ता इस्माइल कहीं नहीं जा रहे। इससे पहले जब भी कोई माशी झोल आता था, हलचल होती थी, तो वज़ीर ख़जाना बदल दिए जाते थे। इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कितने आए। अब मिफ्ता साहब की जो बात आप बता रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि इत्तेहादियों की भी खामोश सपोर्ट है, गो अहेड, और इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है। ये नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तो पूरी सपोर्ट है, और इत्तेहादी जो है जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो सारे दे हैव अग्रीड टू दिस प्रोग्राम ना। ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं था, आंखें बंद करके वो हुकूमत में चले गए और झूले ले रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बात यह है कि सबको पता है कि हमने क्या कमिटमेंट की है। शहबाज शरीफ साहब ने सबके साथ बैठ के पहले बात मनवाई अपनी, फिर उसके बाद सब आगे जाके जनरल बाजवा को कमिटमेंट दी है, IMF को कमिटमेंट दी है। ऐसी क्या बात है? ये कोई छुपी हुई बातें तो नहीं है। तो ये हम तो बड़ी ऑब्वियस ही बात कर रहे हैं, तो अब भी ये अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा। ये लफ्ज़ अपना वर्ड दिया है, अब यू हैव टू कंप्लीट द जॉब। तो अब बात ये है कि ये चलेंगे अगले साल तक। आपने देखा कि शायद खान अब्बासी भी यही बात कह रहे हैं, हमें बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं कि हम हैं, जब हम हैं तो क्या गम है जी। तो हम नवाज जरदारी साहब, हाँ, तो इसलिए अब जरदारी साहब के स्टेटमेंट आने हैं। हाँ। और मियाँ साहब इसमें कोई शक नहीं है कि खुश नहीं है जिस तरीके से इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है ऑन अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स एंड कमिटमेंट्स टू बोथ एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। मियाँ साहब समझते हैं कि और बेहतर तरीके से नेगोशिएशन हो सकती थी, मगर जाहिर है वो ये बात कह नहीं सकते। मैं अपना तज़िये में ये बात कर सकता हूँ, मेरे इम्प्रेशंस हैं, ये मैं कोई कोट वोट तो नहीं कर रहा, बट दीज आर माई इम्प्रेशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने मिफ्ता साहब का कहा कि वो रहेंगे, ये गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर या इलेक्शन बाद में होंगे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे जल्दी, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये बात कहना, इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने जब टैग किया मिफ्ता इस्माइल साहब को, जो ताजरों के लिए बिजली के रेट्स का मामला था, या
पेट फूड, डॉग फूड का मामला था, उसमें हमने देखा कि एक्शन हुआ और वो रिवर्स हुई चीज़ें या उस पर बातचीत हुई। इस पे आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए कोई रिवर्स केयर लग सकता है, 6 के बजाय 3 कर दें? नहीं, मेरा ख्याल है इस चीज़ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। उन्होंने केरोसिन वगैरह की कीमत थोड़ी सी गिराई है और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई वो है, कुछ पैसे उधर और गिराई इधर है थोड़ी कुछ ऐसे और हो रहा इधर है। रुपए। और अभी आप देखिएगा कि 1 सितंबर को वो पेट्रोलियम लेवी भी 10 रुपए की और बढ़ेगी। तो अब ये तो करना पड़ेगा, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होगी। और मिफ्ता इस्माइल ने ये बड़ी वाज़ेह तौर पे एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जी नहीं, आई एम सॉरी, ये तो होगा जी। उन्होंने कहा मैं महंगाई कम करने नहीं आया, 30% से ऊपर जा चुकी है। वो जाहिर है महंगाई कैसे कम करते हैं, उनको तो IMF में अगर पैसे लाने हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो तो बड़े क्लियर हैं अपने जहन में। और तो व्हाट अबाउट बाई इलेक्शंस एंड? अच्छा, अब ये इशू बन गया ना कि बाई इलेक्शंस आ रहे हैं। पहले भी इलेक्शंस जब हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस, उसके ऊपर आशा एक इशू बन गया था। मेरी इतला के मुताबिक लंदन वाले जो हैं वो समझते थे कि ये महंगाई की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं, और बड़े वो, और इसीलिए वो उनका क्योंकि मौक़िफ़ था कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो जब ये महंगाई हुई और उसके बाद इलेक्शन हुए और वो हारे, हालांकि उस वक्त IB की रिपोर्ट ये थी कि जी 15 सीटें नून लीग ली जा रही है, और उल्टा हो गया। तो इसलिए उन्होंने उनका ये ख्याल था कि जो कैलकुलेशंस हुई थी उसमें ये महंगाई का इम्पैक्ट जो था उस वक्त नहीं लिया गया था। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो लोग मियाँ साहब को मिलने आ रहे हैं वहाँ, या जो कि तज्ज़िये हो रहे हैं, जो कि वो जिनसे वो आगाह हैं, वो ये कि महंगाई का रोल ज़रूर है, मगर इसमें पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी कमज़ोर थी, पार्टी के सिलेक्शन ऑफ लोग भी गलत थे, और को टिकट्स दिए वो भी गलत था, और आपस के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो गए कि हमें नहीं दिया, उसको नहीं दिया, और ट्राइबल किस्म के कनेक्शंस और पार्टी डिसिप्लिन जो था वो नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी कुछ सीटें हारे हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल है इनका ये ख्याल था कि 90% इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस का है। उसके बाद ये 50-50 पे आ गए। अब जो तज्ज़िया है वो ये है कि 50% नुकसान हुआ है प्राइसेस की वजह से, और 50% हमारी अपनी खामियों की वजह से। इसलिए अब वो दोनों चीज़ें हुई हैं। एक वो ये कि जी प्राइसेस अब मत बढ़ाएं, उसकी तरफ तवज्जो दें, रोकें। दूसरा ये कि अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करें। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीन तो मुझे आता नहीं है कि बात नहीं होगी, बात तो ज़रूर हुई होगी। हमजा पहुँचे हैं वहाँ लंदन, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही मैंने मियाँ साहब से पूछा कि क्या बात हुई है आपकी। अच्छा। हमजा से ना ही वो बताने वाले हैं। मेरे को पूछ भी लेगा तो क्या बताएंगे, यही कहेंगे 3 साल के बाद मैं मिला हूँ तो 1-2 घंटे की मुलाकात में क्या ख़राबी है। तो मगर बात ये है कि ज़रूर हुई होगी ना कि भाई आपने कैसे ये सब कुछ किया। ये और मैं आपको एक बात बताऊँ, डिटेल्ड डेटा एनालिसिस मियाँ साहब को मिला है। MNAs MPAs ने दिया है। आपको पता है जावेद लतीफ़ साहब वहाँ काफ़ी अरसा गुजार के आए हैं, और जावेद लतीफ़ साहब कैबिनेट में विदाउट पोर्टफोलियो हैं जी। और ज़ाहिर है मियाँ साहब के कहने के ऊपर उनको कैबिनेट में लिया गया जी, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। और उनका भी एक बहुत सख्त एक मौक़िफ़ है। और तो इसलिए ये जो बात हो रही है इस वक्त, ये इसीलिए हो रही है बिकॉज़ अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं सितंबर में, ये 9 सीटों के ऊपर। और परेशानी है कि अगर इस दफ़ा वाइप आउट हो गए तो फिर तो इमरान खान का बयानिया जो है वो धन आएगा। इसलिए अब ये कि किसी तरीके से मिफ्ता को रोका जाए, किसी तरीके से इनको समझाया जाए कि IMF को समझाएं, थोड़ा सा हमें स्पेस दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें, ये हो जाए इलेक्शन तो फिर कर लेंगे, उससे पहले ना। और अगर नहीं होता तो मियाँ साहब अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू करें। और मरियम ने भी इसीलिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल खेल रही है ना, शी इज़ नॉट इन गवर्नमेंट जी, मियाँ साहब इज़ नॉट इन गवर्नमेंट। तो जावेद लतीफ़ इज इन कैबिनेट बट नॉट इन गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं ना? नो आई अंडरस्टैंड द गेम। तो अब इन्होंने तो अपना पॉलिटिकल जो है एजेंडा जो है उसको बरकरार रखना है ना। तो मेरा ख्याल है ये शहबाज साहब के साथ कुछ इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ये हो नहीं सकता कि अंडरस्टैंडिंग के बगैर, अच्छा फिर तू कर लै जो तू करना है, सानू तो हुण असीं ते हुण बोलना पएगा ते क्योंकि असीं ते नहीं तो उड़ जावांगे ते ठीक है, फिर तू गाली खानी तू खा लै, मैं तो नहीं खांदा। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ये हो सकता है। और मरियम ने भी फिर सोचे समझे ये वालिद से बात की होगी कि मैंने तो फिर ये करना है, अदरवाइज़ अबू जी हम तो उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो इनकी मजबूरियां हैं, ठीक है,
हमने हिस्सा लिया था उन मजबूरियों में, मगर अब हमें आवाम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम अपने ख्यालात का इजहार तो करना चाहिए नापसंदीदगी का इजहार तो और कर जो लेना छोटी मोटी चाहिए। गलत हाँ। फैसले हो रहे हैं अगर वो ठीक हो सकते हैं तो इनको कहना चाहिए। बिल्कुल। जो सवाल खड़ा होता है ये कि मरियम ने पब्लिकली क्यों कहा। अब कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं जी कि ये बात थी तो फ़ोन करके बात कर लेते हैं मिफ्ता के साथ, वैसे ही आपकी बातचीत होती रहती है, ब्रीफिंग्स मिलती रहती हैं आपको, तो क्यों नहीं। तो मेरा ख्याल है उसका मकसद ही ये था कि पब्लिक आवाम में ये पता लगे कि बाप और बेटी जी दूसरे पेज पे हैं। दूसरे पेज पे नहीं है, एक ही पेज पे हैं। हाँ। नहीं, कहने का मतलब शहबाज शरीफ साहब से दूसरे पेज पे नहीं, वो एक ही पेज पे है। अच्छा, इंटरनली। अच्छा, ठीक है। मगर वो आवाम का ज्यादा सोच रहे हैं, वहाँ मजबूरियाँ, दर्द दिल है। हाँ, तो वो अपना इजहार कर रहे हैं। और कुछ तो अच्छे जो आइडियाज़ दिए हैं मिफ्ता इस्माइल को कि ये चीज़ जो है इसको बैन को ख़त्म करें, ये करें वो करें, इससे कितना फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ जब ये लोग बैन्स लगाते हैं ना और ये तो वो पूरी लिस्टें आ जाती है, कोई डिटेल में जाता नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स बना देते हैं और कहते हैं जी कर दो। फिर इनका रवैया ये होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा इंटरेक्शन हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, वो जी कर दो, सबको एक लाइन मारी, सबको उड़ा दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जो ट्रेड्स अफेक्ट होते हैं वो फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अखबारों में इश्तिहार निकलते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया वो गया। फिर उनको बुलाया जाता है, फिर उनका मौक़िफ़ सुना जाता है, फिर कहीं हाँ बात तो सही कह रहे हैं, अच्छा चले जी कुछ करते हैं आपके लिए। फिर थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन की जाती है, कोई सब्सिडी बंद की होती है वो थोड़ी सी रिस्टोर हो जाती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये सारा वक्त चलता रहता है। तो अगर मरियम ने कुछ सजेशंस दिए हैं आयशा तो, और मिफ्ता ने वो एक्सेप्ट किए हैं, तो मैं समझता हूँ इट्स गुड। ठीक है, कॉपरेशन चलता रहेगा। लेकिन बरमला इजहार में क्या पैगाम पोशीदा था वो तो हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे सिट साहब जो एक बात मुझे वैसे पुश किया जा रहा है, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं IMF की तरफ पुश कर रहे हैं कि मैं ब्रेक ले लूँ, लेकिन उससे पहले ये मैं कहना चाह रही थी, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी कि अगर कोई गैर मकबूल फैसला लेते थे तो पहले ही पब्लिकली जहन साजी शुरू कर देते थे। PMLN या ये PDM गवर्नमेंट बाद में ये सिलसिला शुरू करती है, इसका इन्हें नुकसान तो होगा, आप एग्री करेंगे इससे? हाँ, PML गवर्नमेंट जो है उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। इमरान खान तो एक प्रोपेगेंडिस्ट और बड़े तरीके के साथ उन्होंने ये पूरा इस पर एक्सपर्टीज़ ली है और हर चीज़ जो है वो एक नज़रिए के साथ करते थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हम चाहते हैं, कैसे होगा। ठीक है। यहाँ इसको भी सोच नहीं, ये ट्रेडिशनल लोग हैं, ये करके तो फिर पछताते हैं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल। हाँ। और देखिए ना इमरान खान साहब का मैं एक छोटी सी जाते बात कर दूँ। जब उन्होंने ये फैसला, जब ये अनाउंस किया कि हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, सब कुछ IMF के साथ साइन कर दिया, ठीक है, अग्री हो गया, शौकत तरीन साहब जाके कर आए सारा कुछ, हाँ जी ठीक है। और फिर इमरान खान ने देखा कि मेरी तो छुट्टी होने जा रही है, तो कैसा फैसला लिया? तो उन्होंने कहा उल्टा कर दिया, मैं जा रहा हूँ, जाए जितने जाना, मैं अपनी सियासत बचाऊँ। तो ये उन्होंने किया। तो ये अब सियासत बचाएं या गवर्नमेंट में रहें। अब रहना था तो छोड़ना था तो उस वक्त छोड़ते, अब छोड़े तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, या डैम्ड इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। तो आप भुगते फिर। रियासत और सियासत के दरमियान बात फंसी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुशामदेद। और अब पंजाब की सियासत की तरफ आएंगे, बल्कि पंजाब की सियासत क्या, ओवरऑल ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मामला है, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी। अब उनको जो जेल में रखने का मामला है उस पर हम देख रहे हैं कि DIG और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ओहदों से फारिग कर दिए गए हैं। राजा बिशारत ने इस मामले पर ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि रीज़न्स क्या हो सकती हैं इसकी। लेकिन अंदरून खाना ये इतलात आई थी कि उनके मामले के ऊपर परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब आमने सामने आ गए हैं और कहा जा रहा है कि जी शहबाज गिल साहब के मामले में आपने बात करनी है तो परवेज़ इलाही साहब से पूछें। प्रिडिक्ट आपने क्या किया था, ये कितना आगे चलेगा इत्तेहाद, या क्या होगी बात, वो सुनते हैं। परवेज़ इलाही साहब फैसला करेंगे ये इत्तेहाद कब तक चलना है, ये इमरान खान नहीं करेगा। ये देखिए ना, एक सेकंड के लिए मैं बन जाता हूँ परवेज़ इलाही, हालांकि परवेज़ साहब ये बात पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं परवेज़ इलाही हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो नैपीस चेंज करते रहे। हाँ ठीक है। तो आपका ख्याल है कि इमरान खान माफ करेगा परवेज़ इलाही? सवाल ही पैदा नहीं। परवेज़ इलाही साहब ने डाकू कहना माफ कर दिया। 4 साल परवेज़ इलाही ने बेइज्जती अपनी करवाई है इमरान खान जी। क्यों? कि बुज़दार को हटाते नहीं थे। हाँ। परवेज़ इलाही की बातचीत बंद हुई भी थी।
अच्छा सेठी साहब, सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया और सख्त मजम्मत की शहबाज गिल साहब की जब उन्होंने स्टेटमेंट दी। अगरचे इमरान खान साहब ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद ये इत्तलात भी हैं कि जो लाहौर का जलसा जिसमें परवेज़ इलाही साहब भी स्टेज पर साथ शेयर करने आए, उन्होंने पहले इमरान खान साहब से गारंटी ली थी कि मेरे होते हुए आप फौज मुखालिफ बात नहीं करेंगे, तो नहीं हुई। आपने भी हालांकि ये पहले ही कह दिया था कि लाहौर जलसे में वो क्या बात करेंगे। क्या ये एक ऐसा मामला है जिसको लेके इन दोनों के दरमियान जो नज़रियाती तफरीक है वो वाज़ेह हो जाएगी? नहीं, अच्छा। नहीं होगी। ये बहुत छोटा मामला है, ये बड़ा मामला नहीं है। इसके ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, इसी किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। पहले बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पहले ये सोचा जाता है कि एक आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए, जी। फिर सोचा जाता है नहीं बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर सोचा जाता है कि चलो पुलिस को कहते हैं ज़रा कोई थोड़ी तफ्तीश वीश करे, फिर एकदम तैयारी नहीं होती और वो जज साहब जो है उनको 2 दिन के बाद जुडिशल रिमांड कर देते हैं। जी। फिर ये वो लोग कहते हैं लो जी कमाल है, एडी वडी इशू और इसके जुडिशल रिमांड हो गया, चैलेंज करो इसको, जल्दी से इसको वापस लेके आओ। हमने बहुत से सवाल पूछने हैं अभी इनसे, ये तो ऐसे लगेगा हम सॉफ्ट हो गए हैं बहुत। हम तो नहीं इंप्रेशन देना चाहते कि इतने सॉफ्ट हैं हम तो एक मैसेज भेज रहे थे। अब हमने ये किया है तो उसको 10-15 दिन तक रखो ना ज़रा थाने च, तो कुछ तो मैसेज जाए ना। तो वो तो अब इसीलिए आपने देखा वहाँ फिर एक पिटिशन, एक एप्लीकेशन गई है कि जी हाई कोर्ट में कि जी इसको रिव्यू किया जाए इसको, और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि चलो जी वापस जाओ जज साहब को और उन्हें कहें एक दफ़ा अपना फैसला फिर देखें कि आपने इतनी जल्दी जुडिशल रिमांड कर दिया है। पुलिस कह रही है कि उनको ज़रूरत है, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें पूछनी है इनसे, बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। जी, प्रोसिक्यूटर ने यही बताया। तो ये मेरा ख्याल है ये उस तरफ से तो ये है कि इतनी भी कोई एडी भी कोई गल नहीं है कि जी चुकिया तो छाड़ देता। अब हमने एक पैगाम भेजना था, वो पैगाम सही पहुंचना चाहिए। इससे तो कन्फ्यूजन हो रही है कि हम शायद बड़े सॉफ्ट हैं ऑन दिस। तो अब ये इशू जो है ये बन गया है यहाँ बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड इमरान खान। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो तो जाहिर है ही इज़ विद द एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान साहब जो हैं वो जाहिर है अभी भी वो एस्टैब्लिशमेंट को अपोज कर रहे हैं, ऑल्दो बड़े तरीके के साथ और बड़ा सोच समझ के। मगर और आपने देखा पंजाब की गवर्नमेंट में सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को इंस्टॉल किया क्रिटिकल एरियाज़ में। तो अब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर प्रेशर था कि ज़रा सपोर्ट करो शहबाज गिल को, उधर से परवेज़ इलाही साहब के उधर ना रहन दो तुसी, वी आर डीलिंग विद इट, और आप बयान दे दें ज़रा कि ये गलत बात काम किया। तो उन्होंने तो कर दिया यस सर करके, वो तो मोर लॉयल देन द किंग। तो अब बात ये है कि खान साहब ने इधर से प्रेशर डाला हुआ है, फवाद चौधरी लगा हुआ है, हमाद लगा हुआ है, सारे लगे हुए हैं। फिर ये ड्रामे करते हैं, उठ के चले जाते हैं अदियाला कि जी खोलो हमने देखना है। हालांकि यू कांट डू दैट, बट ये एक प्रोपेगेंडा है ना, ये इट्स बेटर देन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी 3 मिनिस्टर्स गए उनको मिलने के लिए, इजाज़त नहीं दी गई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अच्छा, तो अब ये इशू बन गया है कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी को कहा, आईजी ने आईजी प्रिजन्स को कहा, आईजी प्रिजन्स ने आगे सुपरिटेंडेंट को डीआईजी को क्या कहा क्या नहीं कहा, वी डोंट नो। मगर जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि ये कहा गया है कि देखिए शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद की एफआईआर है, ये उनकी कस्टडी है, हमने तो सिर्फ एक जगह पे उनको रखा हुआ है, हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। जो हमें ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद पुलिस, नॉट फ्रॉम पंजाब पुलिस और फ्रॉम पंजाब। तो आईजी पंजाब तो पंजाब पुलिस है ना, आईजीपी जो है, तो इसलिए वहाँ ये इशू बन गया। अब आईजी प्रिजन्स भी जो है वो भी पंजाब का ही है, मगर ये जो चीफ सेक्रेटरी और आईजीज जो होते हैं इस लेवल के जो लोग होते हैं वो हमेशा बशावरत के साथ लगाए जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद से रेकमेंड करता है और प्रोविंस जो है उनको लेती है, या प्रोविंस रेकमेंड करती है और इस्लामाबाद एक्सेप्ट करता है, या कभी कभी थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है तो फिर लोग डट जाते हैं, फिर देखते हैं चलो यार अब जाने दो, वो लगा रहा है तो लगाने दें या हम लगा रहे हैं। तो इसलिए ये इनका जो रोल होता है ना, इट्स अ डुअल रोल। दे आर ऑफिसर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट दे आर अपॉइंटेड in their positions and answerable to the provincial government. But posting transfers सारा जो है वो उनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो सारे अडयाला जेल की हदूद वाला मामला भी आ रहा है ना। हाँ, अडयाला जेल की हदूद वाला। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हाँ बिल्कुल सही है, वो आ रहा है बिकॉज वो एक ही जेल है वहाँ सारे इलाके में, फेडरल कैपिटल के भी लोग वहीं होते हैं और यहाँ के भी लोग वहीं होते हैं। सो इसलिए
तो इसमें अब इन्होंने इशू बना लिया है कि जी उसको मार कुटाई हुई, ये हुआ वो हुआ। इधर से पंजाब गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो कहता है कोई ऐसी बात ही नहीं है। आसिम डोगर जी वो कह रहे हैं कि मैं मिल के आया हूँ या मैं मिलने जा रहा हूँ, अभी तक सारी खबर ये गलत है। ये खान साहब लगे हुए हैं कि पता नहीं कितना उनको कितना तशद्दुद हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। तो बड़ी सीधी सी बात थी, मुझे नहीं समझ आई क्यों ऐसे। ये तो एक आप उनको कहें गुस्ल करें और बैठ जाएं और नज़र आ जाएगा कि कोई तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ जी। कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई तशद्दुद हुआ हो। अच्छा, ये मैं आपको अपनी गारंटी दे रहा हूँ। इस किस्म के केस के अंदर, इस किस्म के प्रोफाइल केस के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती। बिठाया जाता है, तंग किया जाता है, गर्मी में रखा जाता है, लाइट ऑन छोड़ दी जाती है, सोने नहीं दिया जाता। सोने नहीं, ये नहीं कि सोने दिया नहीं जाता, आप सो नहीं सकते। अच्छा, लाइट ऑन लाइट रहती है ऑन। देखिए ना हाँ। थाना जो है ना, थाने के दूसरी अंदर जब आप रखेंगे किसी को जी। तो वैसे ही नींद नहीं आएगी। कोई चूहा आ रहा है, कोई कॉकरोच आ रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, और फिर आपने वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के भी वहाँ अल्लाह ही रहम करे वो किस किस्म के वॉशरूम्स होते हैं। वो वॉशरूम तो नहीं होते, पता नहीं क्या होता है वो। तो उन्हें चक्की में रखने का इल्ज़ाम जो है तो वो अच्छा, ये जो चक्की में रखने का इल्ज़ाम है, ये भी मेरा ख्याल है कि आई कांट कन्फर्म इट। ये कह रहे हैं चक्की में रखा, तो हो सकता है एक रात जो है, पहली रात को रखा हो कि अभी आपकी जेल जो है जहाँ आपने जाना है, जिस कमरे में वो तैयारी थी। ये दीज आर स्मॉल एक्सक्यूजेस। तो ये जो उनको ओहदों से हटा दिया गया है, ज़ाहिर है किसी इल्ज़ाम की वजह से उसकी अब ये प्रेशर खान साहब का बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, तो अब उन्होंने भी तो कोई कार्रवाई करनी है ना। तो कार्रवाई तो यही होगी कि हमेशा यही होता है कि फॉल गाय, किसी को तो सज़ा देनी है। अब डीआईजी को और जेल सुपरिटेंडेंट को के ऊपर वो इल्ज़ाम है कि आपने हमारी बात नहीं मानी जी, और आपने सहूलियात नहीं दी अब उनको। राजा साहब, राजा बशारत की जो ट्वीट आई है मैं देख रहा था। जी आप उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि उन्होंने इलीगल ऑर्डर्स किए, जी। इलीगल काम किए। ये नहीं बताया इलीगल काम क्या है। जो हमें समझ आई थी, ये पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना कि ये हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है अडयाला की, जी। इस्लामाबाद की नहीं है। अगर आप कहते हैं उनकी है इस कैदी के ऊपर, तो वो इलीगल आप बात कर रहे हैं। जी। उनका ये कहना था कि नहीं, हम तो लीगल बात कर रहे हैं। तो एक तो ये इशू हो सकता है। इम्प्रेशन यहाँ ये दिया जा रहा है इलीगल के साथ कि शायद कोई तशद्दुद हुआ है या इस किस्म की टॉर्चर किया गया है। मैं समझता हूँ राजा साहब की अंग्रेज़ी कमज़ोर है और इसलिए उनको बेचारों को समझ नहीं आई कि मैं कैसे लिखूँ। हालांकि कानून के वज़ीर हैं माजी नबी। हाँ, तो उसको सस्पेंड क्यों किया? तो ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने कोई तशद्दुद किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ ये कह दिया कि कोई इलीगल एक्शंस। अब वो क्या इलीगल एक्शंस हैं, वो वज़ाहत करनी चाहिए ना इनको। अगर तशद्दुद हुआ तो कहें तशद्दुद हुआ है, और अगर नहीं हुआ और बात और है तो बताएं कौन सी बात है। मगर मैं एक बात आपको बताऊं, ये मीडिया वाले जो हैं, हम लोग सब पता कर लेते हैं। अच्छा। हमें पता लग जाएगा। अभी आप देखिएगा हमारे बहुत से सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो हकीकत जो है वो आपको बता देंगे और वही हकीकत होगी। अच्छा, वैसे ब्रेक पर जाने से पहले बता तो दें कि शहबाज गिल साहब का मामला कितना आगे जाएगा? ये अभी तो नहीं छोड़ा जाएगा इनको। अच्छा, ठीक है। थोड़ी देखे ना, फ़ायदा क्या हुआ? अभी आप कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं। बातें तो यही है ना, सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो लिख रहे हैं कि कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। बिल्कुल। अभी मैंने देखे 2 प्रोग्राम, उन्होंने जी कोर्ट मार्शल हो सकता है। वज़ारत दिफा इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। जी, नजम सेठी ने तो कुछ नहीं कहा था। हाँ। और उसको नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के हवाले कर दिया और कहा इनको कोर्ट मार्शल करें। तो कोर्ट मार्शल तो हो सकता है। अरे भाई, आप ये साहब जो हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है कि जी मुझे कोर्ट मार्शल कहा था, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि 1997 की ये बात है। एक्चुअली 97 की बात नहीं, 99 की बात है, जब ये कू हुआ था। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुशर्रफ साहब को कहा गया था कि कोर्ट मार्शल करो। जी, कोई शक नहीं है इसमें। मुशर्रफ साहब ने जनरल गुलाम अहमद थे, उनको कहा, ही वॉज हेड ऑफ ISIC इंटरनल, उनको कहा कि इंक्वायरी करें। एवं तो नहीं हम कर सकते। किया क्या इसने? उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके कहा जी कुछ नहीं होगा, तो साढ़े तक कंधे तो बंदूक चलाई जा रही है। तो वो फिर मुशर्रफ ने ये तो नहीं कहा मियाँ साहब को कि हम नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल यू हैव टू ओबे ऑर्डर्स। तो वो केस मेरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ जज साहब ने बुला लिया ISI को कि जी आप बताएं, आपने इंक्वायरी की है तो क्या है?
उन्होंने कहा जी हम अदालत में तो कुछ नहीं कह सकते मगर फाइल आपके आगे रख दें। ठीक है, फाइल देख लें। तो उसमें Classified। फाइल में मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ क्या था। था? एक लाइन लिखी हुई थी, कि नो केस कैन बी मेड आउट अगेंस्ट नजम सेठी। जज साहब ने देखा, उन्होंने कहा जी मामला खत्म, केस डिसमिस्ड, ओके, चलिए जी सेठी इज अ फ्री मैन। ठीक तो है। ये तो उस वक्त वहाँ के अटॉर्नी जनरल साहब थे, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोई, और सर वो तो आपकी इज्जत नहीं करता, वो तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करता है। ओके। उधर से जज ने कहा कि हम तो अपने बारे में बड़ी कंटेम्प्ट रखते हैं, हाँ। क्योंकि जिस किस्म की हरकतें हम करते हैं, ठीक है, फ्री मैन। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं इस मुल्क में। ठीक है। सामने क्या है और HTML मुझे क्या मौका है? मिल गया हाँ, वजाहत करने का। बात करने का, बिल्कुल। इसकी क्लैरिटी भी आ गई कि माजी में क्या था और आइंदा क्या होगा, इस बारे में बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नजम सेठी शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और सेठी साहब, आपको बहुत मुबारक हो Really? जी, वो इस ज़िम्मे में कि ज़ाहिर है आप भी हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इसका बाकायदा दिन मनाने जा रही है। वाह जी वाह। 18 अगस्त को आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया ये जाएगा। ऑपोजिशन में जो भी होता है ये करता है, अच्छा, और जब हुकूमत में होता है तो इसका बिल्कुल बरक्स करता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी हिदायत पर कभी किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा नहीं किया गया। तो ये किसकी हिदायत के ऊपर जो कुछ हुआ जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ और चैनल्स के ख़िलाफ़ और चैनल के मालकान के ख़िलाफ़, ये किसके कहने के ऊपर हुआ? क्या इमरान खान साहब इतने बच्चे थे, इतने नादान थे? और अगर इतने ही मासूम थे तो फिर वो इतनी तनकीद करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी अपने फेवरेट जर्नलिस्ट रखना और अपने हेटेड जर्नलिस्ट रखना? इसकी क्या ज़रूरत थी? कितने लोगों को चैनल से बाहर निकाला गया क्योंकि खान साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो जो बातें करते थे। लाइन लगी हुई है जिसमें आपके खादम भी शामिल है, ये चैनल भी शामिल है। कितनी दफ़ा इस चैनल को मेरी वजह से बंद करना पड़ा, 3 दफ़ा तो मुझे याद है, और 1-2 दफ़ा वैसे ही हो गया, इन्होंने और कुछ कर दिया होगा। तो खान साहब तो छोड़ते नहीं थे, और जहाँ उनको मौका मिलता था ये तनकीद करते थे और गुस्से से करते थे और अपने ख़यालात का इजहार करते रहे। अब ये कहना कि जी हमारे ज़माने में कुछ नहीं हुआ, कमाल हो गया यार। हम किसी सहाफ़ी से अगर आप ये पूछेंगे तो हर सहाफ़ी एक बात कहेगा कि जितना रिप्रेशन और कर्टेलमेंट ऑफ मीडिया फ्रीडम इमरान के ज़माने में 4 माह में हुआ है, वो 40 साल में नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ पहले भी, मगर कभी ऐसे नहीं हुआ कि सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं सबको साइडलाइन कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स, पूरी कैंपेन्स चली, टीवी के ऊपर चली, चैनल्स हैं जिन्होंने किरदार कशी की, और बड़े सीनियर एंकर्स को पैसे दिए गए कि जी आप बैठ के ये करें, और उन्होंने किया। और हम लोगों ने जिनको टारगेट किया गया, हमने उनके ऊपर केसेस भी करने की कोशिश की, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब तो जब ये बात कहते हैं तो ये इसके तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस पर कोई यकीन करें। मगर ये बात भी ज़रूरी कहना कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपोजिशन में आती है तो फिर उनका इसी किस्म का रवैया हो जाता है। वो कोशिश उनकी यही होती है कि सहाफ़ियों को वो किया जाए, उनको प्यार मोहब्बत से ट्रीट किया जाए, एक्सेस दिया जाए, और अपनी पुरानी गलतियों की तस्लीम भी की जाए और माफ़ी भी मांगी जाए। मगर वो तो नवाज शरीफ साहब ने तो ऐसे ही किया था, उन्होंने भी कोई कम नहीं किया था 99 में। मगर फिर आखिरी जो स्टिंट थी, किसी किस्म की कोई तशद्दुद या कोई रिप्रेशन उन्होंने नहीं की, ना ही आसिफ जरदारी की हुकूमत जो थी 2008 से 2013। तो 2008 से लेके और 2018 तक तो हमारे बड़े अच्छे हालात थे। बाय द वे हमारे अच्छे हालात थे मुशर्रफ के पहले 5-6 साल में। वो तो आखिरी साल में जबकि मुशर्रफ की बड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई और मीडिया ने तनकीदी जायज़ा लेना शुरू किया, तो फिर मुशर्रफ ने भी जियो को बंद किया और उसके ऊपर पाबंदी लगाई। तो ये होता है जब हुकूमत तकलीफ़ में होती है तो वो ये नहीं समझती कि हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, वो समझती हैं कि मीडिया ज़्यादती कर रहा है, हमारी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के बना के बन रहा है। साहब, अभी इस दौर में भी, आजकल में भी कुछ सहाफ़ी ऑफेयर किए गए हैं, कुछ सहाफ़ी उठाए गए हैं, ले जाए गए हैं, पाबंदियां कुछ सहाफ़ियों पे लगाई गई हैं, कुछ चैनल्स एक बल्कि मेन स्ट्रीम चैनल बंद किया गया। एक चैनल किया गया, किसी सहाफ़ी पे कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई। वो खुद सोच रहे हैं कि बेले लेनी चाहिए उनको, क्योंकि वो जो हरकतें करते रहे हैं, और उन्हें इस बात का भी शायद एहसास है कि इसके पीछे गवर्नमेंट नहीं है, उनके पुराने साथी हैं जो समझते हैं कि उन्होंने बिट्रे कर दिया उनको। बट जो हकीकत है उसको पहचानना चाहिए। चैनल्स जो हैं वो साइड्स तो लेती हैं, अब तो सहाफ़ी भी साइड्स लेना शुरू हो गए हैं। अब सहाफ़ी भी साइड्स लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है
कि हमें भी इस किस्म की तकलीफ़ में डाल दिया जाता है ज़ाती तौर पे कि हमें भी, हमारे अंदर भी प्रेजुडिसेस हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जी मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी इमरान खान साहब के साथ, और इन्होंने जब 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा के 3 साल मुझे रगड़ा दिया, जी तो उसके बाद मैं क्या सोचता इनके बारे में। तो अब जब भी मैं तनकीद करता हूँ तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि मैं अपना जो जज्बा है या मेरी जो फीलिंग है कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती जी। की, उसको काबू में रखूँ। ये ना हो कि वो हाथ से बाहर निकल जाए और मैं प्रेजुडिस जो है उसको अलाउ करूँ। ठीक है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल काम है ये। ठीक है। इंसान है ना सारे, हाँ, तो खता का माफ़ करना इतना आसान नहीं नहीं होता, होता। मगर याद रखना चाहिए ठीक है। कि यार ये मुझे फेयर होना पड़ेगा। डजेंट मैटर ठीक उसने है। जो किया, बट वन शुड बी फेयर। ठीक है। ये सेठी साहब ने जो मिसाल दी, ये वो स्टैंडर्ड है जिस पर सहाफ़त को बेस करना चाहिए अगर सहाफ़त अपनी बका चाहती है। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए दिन मना रही है, तो देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होल्ड दोबारा मिलेगा तो अमली तौर पर वो क्या इकदाम करती है। सेठी साहब ने कहा कि अपोजिशन में आके सभी ऐसी बातें करते हैं। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।